Hello student, how are you? Hope you all are fine. Today we are starting the third section of the chapter The French Revolution. Today's topic is France abolish monarchy and become republic. ओके इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से जो फ्रांस है वो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना था। अब हम जानेंगे किस तरीके से वो मोनार्की से रिपब्लिक बनता है। ओके तो जो फ्रांस की सिचुएशन थी जो हमने अभी प्रीवियस सेक्शन में देखा है वो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बावजूद भी नहीं सुधरी। ये सिचुएशन और लंबे समय तक रही और टेंशन जो था वो ज़्यादा बढ़ने लगा। लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर दिया था पर वो सीक्रेटली बाकी जो पर्शियन जो किंग थे उनसे बात कर रहा था और वो चाहता था कि वो उनकी मदद करे सत्ता हासिल करने में। इसके अलावा जो रूलर्स ऑफ द अदर नेबर्स वो चिंतित थे कि जो चीज़ फ्रांस में घटी कहीं वैसी घटना उनके राज्य में भी ना हो जाए। तो उन्होंने प्लान किया कि वे एक सेना भेजेंगे। कब? गर्मियों में 1789 की गर्मियों के बाद वे सेना भेजेंगे और फ्रांस के राजा को लुइस 16 को वापस सत्ता हासिल करने में मदद करेंगे। पर ऐसा हो पाता उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में वोट करके पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों राज्यों पर हमला करने का निर्णय लिया, युद्ध का निर्णय ले लिया। बहुत से जो वॉलंटियर्स थे वे अलग अलग प्रोविज़न के वे इस आर्मी को ज्वाइन करने लगे। उन्होंने इस युद्ध को राजा और जनता के खिलाफ युद्ध में देखा कि यूरोप में जल्दी ही राजा का राज्य ख़त्म होगा और जनता राज्य हासिल कर लेगी। इस तरह से इन्होंने बहुत से लोगों ने युद्ध में शामिल होना चालू कर दिया। ओके वे जब भी युद्ध में जाते तो पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते हुए आगे बढ़ते। ओके मर्सरी जो कि पोएट रॉजर डी लेस्ली ने कंपोज किया था। इससे पहली बार मार्सेलीज से मार्च करते हुए जो लोग थे वो पेरिस की तरफ जब बढ़ रहे थे युद्ध करने के लिए तब वे गाते हुए जा रहे थे। इस कारण इस गीत का नाम मार्सेलीज पड़ा जो आगे जाकर फ्रांस का नेशनल एंथम भी बना। आज भी फ्रांस का नेशनल एंथम यही है। ओके तो ये रिवॉल्यूशनरी जो वॉर थी बहुत सी लॉसेस और डिफ़िकल्टीज़ भी लेकर आई इकोनॉमिक के लिए। जब लोग जो मेंस थे वे युद्ध में बिजी थे तब विमेंस लोगों ने कमान संभाली, अर्निंग की और अपनी फैमिली की देखभाल करने की कमान औरतों ने संभाल ली। एक बहुत बड़ा जो सेक्शन था पॉपुलेशन का वो अभी भी देख रहा था कि जो रिवॉल्यूशंस है उसको और आगे बढ़ाया जाए क्योंकि अभी भी जो सत्ता है वो कुछ रिचर सेक्शन के पास सम्मिलित है। जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बना था और उन्होंने जो पॉलिटिकल राइट दी उन्होंने रिचर सेक्शन को ही ज़्यादा पॉलिटिकल राइट्स दिया। जो उसके बाद मिडिल सेक्शन और लोअर सेक्शन है उनके पास ज़्यादा पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। इस कारण इन लोगों ने क्लब्स में बैठ करके कहीं भी इकट्ठा होकर डिस्कस करने लगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए और किस तरह से प्लान करें हम अपने एक्शन का कि हमको भी समान अधिकार मिल सके। ठीक है तो उन्होंने क्लब फॉर्म किया। इस क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब्स। ये जैकोबिन क्लब कॉन्वेंट सेंट जैकब जो पेरिस के थे उनके नाम पे रखा गया था। ओके विमेंस ने भी बढ़ चढ़कर इस क्लब में हिस्सा लिया। इसके बारे में हम
इसी चैप्टर के 4 सेक्शन में पढ़ेंगे। जो मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब के, वे ज़्यादातर लेस प्रॉस्परस सेक्शन से बिलोंग करते थे, जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशंस, ठीक है, पॉटरी मेकर, वॉच मेकर, प्रिंटर्स और सर्वेंट और डेली वेजेस वर्कर। इनके जो लीडर्स थे वे थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ओके, तो ये जो लार्ज ग्रुप था जैकोबिन का, इन्होंने डिसाइड किया कि वे लॉन्ग स्ट्रिप वाले ट्राउज़र्स पहनेंगे, ठीक है, जो कि डॉक वर्कर्स लोग पहना करते थे। उस समय जो फैशनेबल सोसाइटी थी रिचर सेक्शन की, वे नीज बीचर्स पहनते थे, ठीक है, घुटनों तक के ट्राउज़र पहना करते थे। उन्हीं के देखते हुए उन्होंने ये काम किया, ठीक है। उन्होंने अब ये प्रोक्लेम किया कि जो पावर्स है, ये कपड़ा का पहनावा ने बताया कि जो पावर्स है सिर्फ रिचर सेक्शन के पास ही नहीं होनी चाहिए, लोअर सेक्शन के पास और मिडिल सेक्शन के पास भी समान अधिकार होना चाहिए, चाहे वो कोई भी अधिकार हो। और इस चीज़ को दर्शाने के लिए उन्होंने कपड़ों का माध्यम लिया। जैकोबिन्स जो थे वे अपने आप को सेंट क्लोटेस कहते थे, जिसका मतलब था दोज हु नीज बिचर्स, ठीक है। सेंट क्लोटेस जो मैन थे वे रेड कैप भी पहना करते थे। इसके सिंबल्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, ठीक है, ये रहा वो। और ये किसको सिंबलाइज करता है इसके बारे में बताया था। किसको सिंबलाइज करता है? लिबर्टी को, आज़ादी को सिंबलाइज करता है। वैसे विमेंस लोगों को इसका अधिकार नहीं दिया गया था। समर 1792 में जैकोबिन ने प्लान किया कि वे जो लार्ज नंबर ऑफ पर्शियंस हैं जिन्होंने फूड सप्लाई को बढ़ा दिया है और प्राइस बढ़ गई है, उसके खिलाफ वो कुछ रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी कदम उठाए। तो 10 अगस्त को उन्होंने क्या किया, वे पैलेस ऑफ त्रिशेलिया में मार्च करते हुए गए और वहाँ के जो किंग गार्ड्स थे उनको मार दिया गया, ठीक है। और उन्होंने कई घंटे तक वहाँ के राजा को कैद करके रखा। बाद में जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने उस रॉयल फैमिली को प्रिजन में डाल दिया। इलेक्शन हुए और इस बार 21 साल के ऊपर के सारे लोग, चाहे उनके पास कोई प्रॉपर्टी या फिर वो टैक्स देते हो या ना देते हो, उन सबको वोट का अधिकार दिया। तो ये जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी वे अपने आप को कन्वेंशन कहते थे, ठीक है। और 21 सितंबर 1792 को उन्होंने मोनार्की रूल को ख़त्म करके या मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करके फ्रांस को एक रिपब्लिक नेशन बनाया, ठीक है। सो अब जो ये रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, ये गवर्नमेंट जो थी डायरेक्टली जो लो पीपल्स थे उनके द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट थी, और इसका जो हेड था वो भी लोगों के द्वारा चुना गया था। ये कोई हेरिडिटरी मोनार्की नहीं थी और आगे भी जाके कभी हेरिडिटरी मोनार्की नहीं बन सकती थी, ठीक है। लुइस 16 जिन्होंने योजना बनाई थी फ्रांस की सत्ता को वापस हासिल करने के लिए, उनके ऊपर कोर्ट में केस चला देशद्रोह का, और 21 जनवरी 1793 को उन्हें पब्लिकली फांसी दे दी गई। कहाँ पे? पैलेस दी लेल कॉनकॉर्ड में। ओके स्टूडेंट, अब उनकी जो रानी थी मैरी एंटोनेट, उनको भी कुछ ही समय बाद फांसी में लटका दिया गया। अब हम पढ़ते हैं रीज़न ऑफ टेरर। ये जो रीज़न ऑफ टेरर था ये 1793 से 1794 को रिफ़र किया गया। ओके, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो जैकोबिन क्लब का लीडर था, उन्होंने बहुत सी पॉलिसीज़ और पनिशमेंट लागू किए।
वे हर उस व्यक्ति को दुश्मन के तौर पे देखते थे जो रिपब्लिक के खिलाफ था, जैसे कि एक्स नोबल्स, क्लर्गी, मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन द मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी, जो उनके खुद के पार्टी के मेंबर थे, जो उनके विचार से सहमत नहीं थे, वे सब को उन्होंने अरेस्ट किया, प्रिजन में डाला और उनके खिलाफ अलग से कोर्ट में रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल चलाया गया, कोर्ट केस चलाया गया। और जब वे गिल्टी पाए जाते तो उन्हें गिलिटिन किया जाता। गिलिटिन क्या है? गिलिटिन एक डिवाइस था जिसमें 2 लकड़ी के तख्ते लगे हुए थे और ऊपर एक बहुत भारी ब्लेड था। नीचे लकड़ी के तख्ते पे लोगों का सर रख दिया जाता और वो ब्लेड को खिसका के गिरा देते और ताकि वे मर जाए। ये जो गिलिटिन था उसे डॉक्टर गिलिटिन ने इन्वेंट किया था और उन्हीं के नाम पे रखा गया था। ओके, रॉबेस्पियर गवर्नमेंट जो लॉज था वो मैक्सिमम जो था वे चाहते थे कि वेजेस और प्राइस को कंट्रोल करना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने सब वेजेस और प्राइस को एक बराबर कर दिया और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के द्वारा ही सारे वेजेस और प्राइस जो है बताए जाएंगे। ठीक है, उन्होंने मीट और ब्रेड को राशन पे बांटना शुरू किया गया। गवर्नमेंट जो शॉप्स होती हैं उनमें बांटना उन्होंने शुरू किया। पीशेंट्स लोगों को फोर्स किया गया कि वे अपने ग्रेन को सिर्फ और सिर्फ शहर में आके गवर्नमेंट की जो फिक्स प्राइस है उस पर ही बेचे। ठीक है, इसके अलावा जो वाइट फ्लोर था, मैदा, ठीक है, जो बहुत एक्सपेंसिव था उस समय, उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, मना कर दिया गया कि उसकी ना तो बिक्री होगी ना तो उसे बनाया जाएगा। और जो प्लेन व्हीट था, प्लेन ब्रेड मतलब गेहूं से बने हुआ जो ब्रेड था, उसी को उन्होंने इक्विटी के तौर पे सबको प्रेफर किया कि सब लोगों को यही खाना ज़रूरी है। ओके, ये इसके अलावा उन्होंने फॉर्म ऑफ स्पीच और एड्रेस को भी इक्विटी के तौर पे लागू करने की कोशिश की कि लोग जो है अपनी बात एक समान ही रखें। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रेडिशनल मोनेसियर मतलब जो फ्रांस में सर को संबोधित करने वाला शब्द है और मैडम को मदाम जो संबोधित करने वाला शब्द है, उसको बदल कर फ्रेंच मैन और फ्रेंच वुमेन को सिटियन और सिटियनी के रूप में बोला जाना शुरू कर दिया रॉबेस्पियर ने। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो चर्च थे उन्हें सब बंद करके उन्हें बैरिकेड्स और ऑफिसेस में, गवर्नमेंट बैरिकेड्स और ऑफिसेस में बदल दिया गया। रॉबेस्पियर की इस सब पॉलिसी के कारण उसके जो सपोर्टर थे वे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ओके, और उन्होंने फाइनली उसको अरेस्ट करके कोर्ट में केस चला और 1794 जुलाई 1794 को उन्हें सजा सुनाई गई और अगले दिन उन्हें गिलोटिन कर दिया गया। द डिक्टेटरी रूल इन फ्रांस। जैसे जैकोबिन गवर्नमेंट रॉबेस्पियर के जाने के बाद गिर गई तो जो वेल्दर मिडिल क्लास सेक्शन थे उन्होंने पावर हथिया लिया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने जितने भी नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस वाले लोग थे जिनके पास ना वेल्थ था ना प्रॉपर्टी थी, उनसे वोटिंग राइट वापस ले लिया। इसके अलावा उन्होंने 2 इलेक्टेड लेजिस्लेचर काउंसिल बनाए जिसमें जो डायरेक्टरी थी वो 5 मेंबर की कम्युनिटी के तौर पर बनाया गया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि एक व्यक्ति जो रॉबेस्पियर बैठा हुआ था वो अपनी मनमानी कर रहा था और उसे रोका नहीं जा सकता था। तो उन्होंने 5 व्यक्ति का एक डायरेक्टरी बनाई ताकि जो पावर है वो एक आदमी के हाथ में ना हो करके बाकियों के हाथ में हो, जैसे कि जैकोबिन रिपब्लिक्स में होता था। जो डायरेक्टरी थी वे आपस में क्लैश होने लगे, जो 5 लोग थे वो आपस में ही सहमत नहीं होते थे, जिसके कारण जल्दी ये जो लेजिस्लेचर थी वो डिसमिस होने लगी। इस तरह के पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी के कारण जो डिक्टेटरी ने रास्ता बना दिया मिलिट्री डिक्टेटर का, और नेपोलियन बोनापार्ट उस समय सत्ता हासिल करने में ये सारी चीज़ों ने उनको मदद करी।
ओके, नेपोलियन बोनापार्ट हिस्ट्री के में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रांस और यूरोप में, ठीक है। इसके अलावा ऑल दोज चेंजेस इन फ्रंट ऑफ अ गवर्नमेंट, इतने सारे उथल पुथल चीज़ें होने के बावजूद भी जो बेसिक आइडिया था रिवॉल्यूशन का वो बरकरार रहा, जैसे आइडल ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड फर्टिनिटी रिमेन इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट। तो ये जो था ये बना बरकरार रहा और लोगों ने आगे मूवमेंट करना या आगे रिवॉल्यूशन करना जारी रखा, ठीक है। फ्रांस और इसके अलावा यूरोप में भी ये सारी घटनाएं, ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं घट रही थी। ओके स्टूडेंट, अब हम एक इम्पॉर्टेंट स्पीचेस पढ़ लेते हैं। हम जानते हैं जान लें कि लिबर्टी क्या है, व्हाट इज़ लिबर्टी, और टू कॉन्फ्लिक्ट्स व्यू, लिबर्टी क्या है और दो लोगों के हम व्यूज़ पढ़ेंगे और जानेंगे किस तरीके से लिबर्टी दोनों के लिए अलग अलग है। दोनों कॉन्फ्लिक्ट जो व्यूज़ थे, एक दूसरे जो व्यूज़ थे वो किस तरह से आपस में विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का, ठीक है। तो पहला व्यू हम पढ़ लेते हैं, यह है फ्रांस। पहला व्यू हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये रिवॉल्यूशनरी जर्नलिस्ट कैमिल डिसमोलियन के द्वारा लिखा गया था 1793 में, ठीक है। जिसे बाद में ये चीज़ लिखने के कुछ दिन बाद ही उन्हें गुलेटिन कर दिया गया, कब, रीज़न और टेरर में, रॉबेस्पियर के द्वारा। तो उन्होंने क्या लिखा था, मैं पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सम पीपल बिलीव दैट लिबर्टी इज़ लाइक अ चाइल्ड विच नीड टू गो थ्रू अ फेज ऑफ बीइंग डिसिप्लिन बिफोर इट अटेंड मैच्योरिटी। Quite the opposite. Liberty is happiness, reason, equality, justice. It is a declaration of right. You would like to finish off all your enemy by guillotining them. Has anyone heard of something more senseless? Would it be possible to bring a single person to the scaffold without making 10 more enemy belong among his relations and friends? तो वो कह रहे थे कि लिबर्टी, बहुत से लोग ये मानते हैं कि लिबर्टी बच्चे की तरह है जिसे डिसिप्लिन के बहुत से फेजेस से होके गुजरना होगा, तब जाके वो मैच्योर हो पाएगा। पर ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल ही अलग तरह की बात बोली जा रही है। लिबर्टी खुशी है, ये एक रीज़न है लोगों को समान अधिकार और न्याय देने का। ये अपने आप में डिक्लेरेशन है राइट का। आप ये सोचते हैं कि आप अपने सारे दुश्मनों को गुलेटिन करके ख़त्म कर देंगे? क्या इससे भी कोई बेकार या सेंसलेस बात हो सकती है? क्या ये पॉसिबल है कि एक आदमी को आप मारेंगे और उसके बाद जो उसके दोस्त है, जो रिलेशंस, रिश्तेदार है, वे आपको अपना दुश्मन नहीं मानेंगे? आप एक को ख़त्म करेंगे और 10 नए आप दुश्मन पैदा करेंगे। तो ये व्यू था जर्नलिस्ट कैमिल डिसमोलिन का। ओके, अब हम सेकेंड व्यू भी पढ़ लेते हैं। ये रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने कहा था फरवरी 1794 में, जब कन्वेंशन में उन्होंने स्पीच दी थी। तो ये जो व्यू है वो वहाँ मतलब फ्रांस के न्यूज़पेपर ले मॉन्टरी यूनिवर्स में छपा था, और ये उसका कुछ इम्पॉर्टेंट व्यू है जो उन्होंने कहा था। हम पढ़ लेते हैं पहले। टू इस्टेब्लिश एंड कंसोलिडेट डेमोक्रेसी, टू अचीव द पीसफुल रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, we must first finish the war of liberty against tyranny. We must annihilate the enemy of the republic at home and abroad, or else we shall perish. In the time of revolution, a democratic government may rely on terror. Terror is nothing but justice, swift,
civil, and flexible. It is used to meet the most urgent need of fatherland. The crab, the enemy of liberty through terror, is the right to of the founder of the republic. वे कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को, रॉबर्टसन ने कहा कि डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए, उसे शांतिपूर्वक पूरे देश में लागू करने के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है उसे लागू करने के लिए हमें एक और युद्ध लड़ना होगा लिबर्टी के लिए, और ये युद्ध होगा जो लिबर्टी के खिलाफ है, जो हमारे व्यूज़ के खिलाफ है, जो रिपब्लिक के एनिमीज़ हैं, चाहे वो हमारे घर में हो या घर के बाहर, देश में हो या देश के बाहर, उन्हें हमें सबको ख़त्म करना होगा, तब जा कर के हमारी लिबर्टी बच सकती है। और रिवॉल्यूशन, क्रांति ही ऐसा तरीका है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बचा सकता है, और आतंक के द्वारा, टेरर के द्वारा ही हम अपनी लिबर्टी, हम अपनी डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं। ये टेरर कुछ नहीं है बल्कि न्याय है। ये इनफ्लेक्सिबल तो है पर लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा। ये लोगों को एक समान, एक तबदे पर ले कर के आएगा और हमें हमारे जो फादरलैंड है उसकी तरफ आगे बढ़ाएगा। हमारे जो दुश्मन हैं, जो लिबर्टी के दुश्मन हैं, उसे आतंक के द्वारा ही ख़त्म करके हम एक रिपब्लिक नेशन बना सकते हैं। तो ये दो व्यूज़ थे जो एक दूसरे के विरोधाभास से बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते थे। तो होप स्टूडेंट आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।